और उसके अलावा गोल या इंड स्टेट की हम लोगों ने बात करी थी, नहीं? जी यस सर। बेसिकली जिसको हम अचीव करना चाह रहे हैं वो हमारा गोल या इंड स्टेट है, नहीं जी? यस सर। और इसके अलावा हम लोगों ने बात करी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में पर्सन या ऑपरेटर होता है, जो समस्या में मुब्तला है, किसी समस्या से ग्रसित है, वो बेसिकली पर्सन या ऑपरेटर कहलाता है, राइट जी? यस सर। उसके अलावा फिर हम लोगों ने बात करी कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है बेसिकली, हाँ, वो प्रॉब्लम स्पेस है एक्चुअली, जो एक फेनोमेनॉन को जाहिर करता है, जो एक सिचुएशंस को जाहिर करता है, जो कि पर्सन, उसका गोल और इनिशियल स्टेट सब मिलकर के जो एक स्पेस बनाता है, एक फेनोमेनॉन क्रिएट करता है बेसिकली, वो एक्चुअली में प्रॉब्लम स्पेस कहलाता है, राइट जी? जी सर। हाँ, उसके अलावा फिर हम लोगों ने बात करी रूल की, नहीं? किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी न किसी पॉइंट ऑफ व्यू से चलना होता है, किसी न किसी नुक्ता नजर से चलना होता है, किसी रूल रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है बेसिकली। तो जो रूल रेगुलेशंस है, जो तरीके हैं बेसिकली, वो हमारा रूल है। इसके अलावा हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेजेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग देखा बेसिकली, जिसमें से फर्स्ट स्टेज हमारा था जी, जिसमें से फर्स्ट स्टेज डिफाइन है ना, अंडरस्टैंड एंड थिंक अबाउट द प्रॉब्लम। थिंक अबाउट द प्रॉब्लम बेसिकली। सेकेंड स्टेज हमारा था जी, सेकेंड स्टेज सॉल्यूशन, डिवाइस प्लान एंड एग्जीक्यूट देम, है ना। इसके बाद फिर हमारे पास था जी, इसके Carry out अलावा the हमारे plan, पास था carry out the carry out plan the and plan and execute execute the the solution of the problem. solution of the problem. ऑफ द प्रॉब्लम। और फिर लास्टली हम कहाँ पहुंच रहे थे जी? Looking back, solve was the one originally defined defined and also checking responsiveness, responsiveness communication results. It means Exactly. evolution and verification. हाँ, इवेल्युएशन एंड वेरिफिकेशन। इट मीन्स जिन समस्या के समाधान के लिए हम गए थे, रियली में वो समस्या का समाधान हुआ या नहीं हुआ, सो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि लुकिंग बैक एट इवेंट और इनिशियल चेक और वेरिफिकेशन या इवेल्युएशन कहते हैं। इसके अलावा हमने बात करी थी आइडियल स्टेज की, नहीं? आइडियल स्टेज बेसिकली दिया गया था, जहाँ पे I4 क्या था हमारा? I4 identification of the problem, Identification of the problem. and D4 Defining and representing the problem. हाँ, E4 Exploring possible exploring strategies. the possible strategies, और फिर A4 Acting on the strategy, active and on the strategy, acting on the strategies, और फिर L4 looking back and evaluating. looking back at any event. Okay. So this was called problem solving approach in psychology. After that, we have discussed about critical thinking, and I have also mentioned that critical thinking is given by John Dewey. given by John Dewey. John Dewey John basically. John Dewey. Critical thinking is higher order thinking skills where the learners or someone is able to make decision on the basis of interpretation and evaluation actually. So interpretation and evaluation is the distinguished characteristics of critical thinking actually. उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग के बाद फिर हम लोगों ने उसी में बात करी कि कुछ कंपोनेंट्स हमने दिए क्रिटिकल थिंकिंग के, जिसमें से हम लोगों ने बताया एनालाइज करना, इन्फर करना, इंटरप्रेट करना, इवैल्यूएट करना, प्रेडिक्ट करना, नहीं? ये तमाम कंपोनेंट्स थे बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग के। साथ ही साथ हम लोगों ने बात किया क्रिटिकल थिंकिंग को हम लोग किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। तो उस मुद्दे पे भी हम लोगों ने बात करी कि अगर क्रिटिकल थिंकिंग हम डेवलप करना चाहते हैं तो कुछ अज्यूम बेस्ड क्वेश्चन हमें बच्चों के सामने रखने होंगे बेसिकली, जिसमें बच्चे की जो सोच है, जो विचार है, वो निकल करके बाहर आए, जो एटीट्यूड है बच्चों का, जो परसेप्शन है, जो सोचने का नजरिया है, वो निकल करके बाहर आए। इसलिए हमें व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर और सपोज दैट एंड इस तरीके के सवाल पूछने पड़ेंगे जिसमें बच्चे की ओरिजिनल सोच निकल करके बाहर आ पाए। इज इट राइट जी? yes sir, ओके। एंड आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो है मेटाकॉग्निशन एक्चुअली में, जिसको आप लोग परम संज्ञान कहते हैं बेसिकली।
देखिए, परम संज्ञान या मेटाकॉग्निशंस के अगर बारे में बात कही जाए तो सिंपल टर्म है कि जो मेटाकॉग्निशन टर्म है एक्चुअली में, ये जॉन फिलेवेल ने बेसिकली इस टर्म को दिया था जी। इस टर्म को बेसिकली जॉन फिलेवेल ने दिया था। बेसिकली जॉन फिलेवेल साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने मेटाकॉग्निशन जैसे टर्म को कॉइन किया था बेसिकली। जॉन फिलेवेल जी, जॉन फ्लेवेल बेसिकली इन्होंने मेटाकॉग्निशन टर्म दिया था बेसिकली। जहां तक मेटाकॉग्निशन टर्म का संबंध है, इसमें दो चीजें हैं, एक है मेटा और दूसरा है कॉग्निशंस। मेटा के अगर हम देखें तो मतलब होता है बियॉन्ड के, और कॉग्निशंस का मतलब जहां तक आप सोच पा रहे हैं, जहां तक आपकी परसीव है, जहां तक आपकी थिंकिंग है, वो बेसिकली कॉग्निशन से जो कुछ आप जानते हैं, जो कुछ आपके पास पहले से स्कीमा में मौजूद है, वो आपका कॉग्निशन है। और मेटा उसके बियॉन्ड की, अर्थात मेटा कॉग्निटिव स्किल्स जो है उसमें हम जितना जान रहे होते हैं, जो कुछ जान रहे होते हैं, उसके परे सोचने की कोशिश करते हैं, उसके बियॉन्ड जाकर के सोचने की कोशिश करते हैं, नहीं उसकी गहराई में, उसकी डेप्थनेस में जाकर के सोचने की कोशिश करते हैं। इज इट राइट और नॉट जी? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेटाकॉग्निशन में आप ये चीज मान रहे हैं कि लाइट की आप डेफिनेशंस अगर आप समझ रहे हैं, तो अब आप लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में सोचेंगे, लाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आप सोचेंगे। तो बेसिकली मेटाकॉग्निशंस में एक्चुअली जहां तक हमारी कॉग्निशन है उससे बियॉन्ड जाकर के सोचते हैं, उसके गहराई में जाकर के सोचने का काम करते हैं। दैट इज व्हाई मेटाकॉग्निशंस इज आल्सो कॉल्ड beyond the meta, thinking beyond the meta, or you may say like thinking about thinking or learning how to learn actually। जैसे कि अभी हम लोगों ने बात करी कि अगर कोई चीज हम सीखे हुए हैं, किसी चीज की अवधारणा या कॉन्सेप्ट हमारे पास बनी हुई है, तो मेटाकॉग्निशंस में अब हम ये चीज जानने की कोशिश करते हैं कि वो कोई चीज हम कैसे सीखें, बेसिकली हाउ टू लर्न बेसिकली। सो मेटाकॉग्निशंस में जो हमारी कॉग्निशन बनी हुई है, जितना हम जानते हैं, जो कुछ हम समझते हैं, उसके बियॉन्ड जाने की कोशिश करते हैं, उसकी गहराई में जाने की कोशिश करते हैं। इज इट राइट और नॉट जी? इज इट राइट और नॉट? So that is why this is called metacognition. So metacognition means thinking about thinking or learning how to learn basically. Metacognition का मतलब है जहां तक सोच पा रहे हैं उसके बारे में सोचना, या कैसे सीखा जाता है इस बारे में सोचना, metacognitions कहलाता है basically. So cognitions about cognitions या thinking about thinking or knowing about knowing, becoming aware of one's awareness and higher order thinking skills. जाहिर है कि जिस तरीके से क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है, उसी तरीके से मेटाकॉग्निशन एक हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है, जहां पे हम अपनी कॉग्निशंस के बारे में अवेयर होते हैं, हम अपनी जानकारी के बारे में अवेयर होते हैं, जहां तक हम सोच पा रहे होते हैं उसकी गहराई में, उसके डेप्थ में जाकर के सोचने की कोशिश करते हैं बेसिकली। जैसा कि हमने आपको शुरू में भी बताया कि जो मेटा कॉग्निशन है उसके अगर रूट वर्ड देखें तो मेटा से बना है, जिसका मतलब होता है जी, जिसका मतलब होता है बियॉन्ड के, बियॉन्ड मतलब परे, और ऑन टॉप ऑफ, एक्चुअली हाईएस्ट ऑर्डर तक के सोचना, अंतिम एक्सटेंट तक, हाईएस्ट लेवल तक के सोचना बेसिकली मेटा या बियॉन्ड कहलाता है। एंड कॉग्निशन टेक मेनी फॉर्म्स. इट इंक्लूड नॉलेज अबाउट व्हेन एंड हाउ टू यूज पर्टिकुलर स्ट्रेटजीज फॉर लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग. देखिए, मेटा कॉग्निशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सिर्फ इस बात से नहीं है कि हम मेटा कॉग्निशन में किसी चीज की अवेयरनेस रखते हैं, किसी चीज के बारे में जानकारी रखते हैं, बल्कि मेटा कॉग्निशंस में हम ये भी चीज जानते हैं कि कोई चीज कैसे सीखा जाता है, या कोई समस्या कैसे हल किया जाता है, या किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए कौन सा तरीका बेहतर होगा, कौन सी कंटेंट, कौन सी स्ट्रेटजीज को सूट करेगा, इस स्ट्रेटजीज के लिए कौन सा इवैल्यूएशन डिवाइसेस सूट करेगा, हम इस चीज के बारे में भी जानते हैं बेसिकली.
सो आपको हम एक कंक्लूसिव तौर पे देते हैं, आप उसको अगर पचा पाए तो बहुत अच्छा, नहीं पचा पाए तो कोई बात नहीं। देखिए, जहां हम साइकोलॉजी में, बंद करो जी, किनके तरफ से चिक चक की आवाज आ रही है, जहां साइकोलॉजी में हम बात करते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के बारे में, या कॉग्निशन के बारे में, या कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ माइंड के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, वही कॉग्निटिव एस्पेक्ट, मेटाकॉग्निशन जो है वो थिंकिंग एजुकेशन है बेसिकली। क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एक तरीके की स्किल्स है, लेकिन मेटाकॉग्निशन एक तरीके की एजुकेशन है, जहां पे हम न सिर्फ ये सोचते हैं, न सिर्फ जानकारी हासिल करते हैं, बल्कि इस बारे में भी अवेयर हो पाते हैं, इस बारे में भी जानकारी इकट्ठा कर पाते हैं कि कौन सी स्ट्रेटजीज कब सूट करेगी, कौन सी कंटेंट को कौन सी स्ट्रेटजी सूट करेगी, और किसी समस्या को किस तरीके से हल किया जा सकता है, बेसिकली किसी मसले को कौन से तरीके से हल किया जा सकता है। इट मीन्स मेटाकॉग्निशन से एक्चुअली में कॉग्निशन से एजुकेशन है, जहां पे हम न सिर्फ इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करते हैं, न सिर्फ इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, बल्कि ये चीज जानते हैं कि इंफॉर्मेशन को कैसे अचीव किया जा सकता है, या इंफॉर्मेशन को कैसे रिटेन किया हुआ जा सकता है, या कैसे बनाई जा सकती है बेसिकली। इज इट ओके जी? इज इट ओके भाई जी? Yes, सो sir. बेसिकली हाँ, सो मेटाकॉग्निशंस में एक्चुअली में दो कंपोनेंट्स है, मेटाकॉग्निशंस में दो कंपोनेंट्स है जो बाकी थिंकिंग से इसको अलग बनाएगा बेसिकली। मेटाकॉग्निशंस में पहला कंपोनेंट्स जो है वो नॉलेज अबाउट कॉग्निशन है। मेटाकॉग्निशंस के दो तत्व हैं, परम संज्ञान के दो तत्व हैं, मेटाकॉग्निटिव के दो एलिमेंट्स है। पहला एलिमेंट्स या कंपोनेंट जो है वो है बेसिकली आपका नॉलेज अबाउट कॉग्निशन। आपके पास जो इंफॉर्मेशन है, आपके पास जो ज्ञान है, उसके बारे में आप कितना अवेयर हैं, कितनी जानकारी है आपको, कितनी ठोस जानकारी है आपको, कितनी वैलिड नॉलेज है आपके पास, कितनी जो एक्सपीरियंसेस आपके पास है वो कितनी वैलिड एक्सपीरियंसेस है बेसिकली। दिस इज कॉल्ड नॉलेज अबाउट कॉग्निशंस। आप अपने कॉग्निशंस के बारे में आपको कितनी, आपके कॉग्निशंस के बारे में आपको कितनी नॉलेज है, कितना ज्ञान है, कितनी जानकारी है बेसिकली। और दूसरा रेगुलेशन ऑफ कॉग्निशन। अब वो जो कॉग्निशन है उसका कब, कैसे, कहां इस्तेमाल करेंगे, इस चीज के बारे में जानकारी होना, दोनों मिलकर के आपकी मेटाकॉग्निशन एबिलिटी को फुल करेगा। पहला नॉलेज अबाउट कॉग्निशंस, आप कितना जानते हैं, कितना आपको मालूम है, कितना वैलिड नॉलेज है आपके पास। और दूसरा जो नॉलेज है आपके पास उसका इस्तेमाल कैसे होगा, उसका रेगुलेशन कैसे होगा, उसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। ये दोनों कंपोनेंट्स बेसिकली शामिल हैं किसके अंदर। दूसरा पॉइंट फिर से बोल दीजिए। फिर बोलेंगे। सो जो मेटाकॉग्निशन में दो कंपोनेंट्स है जो इसको बाकी से अलग बनाता है, बाकी हायर ऑर्डर थिंकिंग से स्किल्स से अलग बनाता है। पहला हमने बताया आपको नॉलेज अबाउट कॉग्निशन। आपकी जो कॉग्निशन है, आपकी जो संज्ञान है, आपके पास जो जानकारी है, आपके पास जो इंफॉर्मेशन है, आपके पास जो नॉलेज है, उसके बारे में आप कितना अवेयर हैं, कितनी जानकारी है आपको, कितना वैलिड और रिलायबल इंफॉर्मेशन है आपके पास। दिस इज कॉल्ड नॉलेज अबाउट कॉग्निशन। और दूसरा रेगुलेशन ऑफ कॉग्निशन। आपके पास जो कॉग्निशन है, जो जानकारी है आपके पास, जो नॉलेज है, जो इंफॉर्मेशन है आपके पास, उसका इस्तेमाल कब, कहां, कैसे किया जाना है, इस बात का ज्ञान होना परम संज्ञान कहलाता है, अर्थात मेटाकॉग्निशन कहलाता है। इज इट ओके? Yes, sir. इज इट ओके? यस सर। सो देखो, मेटाकॉग्निटिव नॉलेज ऑल्सो कॉल्ड मेटाकॉग्निटिव अवेयरनेस इज व्हाट इंडिविजुअल नो अबाउट देमसेल्फ एंड अदर एज अ कॉग्निटिव प्रोसेसर्स। कोई भी व्यक्ति अपने बारे में कितना जानता है, या आसपास जो इवेंट है, जो घटनाएं घट रही है,
या जो भी चीज उसके सामने में मौजूद है उसके बारे में वो कितना अवेयर है, इसको हम लोग मेटाकॉग्निटिव नॉलेज कहते हैं। और मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन का मतलब है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, कब करेंगे, किस सिचुएशंस में करेंगे, इसका नॉलेज होना मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन है। और मेटाकॉग्निटिव नॉलेज और मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन दोनों मिल करके किसको बनाता है? मेटाकॉग्निशंस को बनाता है। किसको बनाता है? किसको बनाता है? मेटाकॉग्निशंस को बनाता है बेसिकली। इज इट ओके? बातें समझ में आ रही है? यस सर। जी चलो भाई जी मतीन सर। बताओ। जी मतीन बताइए। सर हाँ जी सर, ये समझ में तो आया मेटाकॉग्निशन, लेकिन कुछ दिन पहले जब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे तो एक बात आ रही थी मेटा यूनिवर्सिटी, जिसमें बताया गया कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स को एक साथ मतलब कोलेबोरेशन करके करने का डिसाइड किया है, जिसको मेटा यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया। तो मतलब यहाँ थिंकिंग अबाउट थिंकिंग से क्या रिलेट है? मतलब जैसे देखिए मेटा के वो जो माना आप देख बियॉन्ड रहे हैं ना हुआ। मेटा कॉग्निटिव यूनिवर्सिटी, मेटा यूनिवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो दरअसल ये नहीं है। देखिए मेटा यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट ये है, मैं हायर एजुकेशन में इसको मेटा यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट रखता हूँ पेपर 1 के। और लेकिन आपने छेड़ा है तो थोड़ी सी बात कर दूं। देखिए मेटा यूनिवर्सिटी का सिंपल मतलब ये है कि वो यूनिवर्सिटी जिसके पास अधिक रिसोर्सेज हो, प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज हो। अब जैसे देखिए फॉर एग्जांपल की बात कह रहे हैं, इसको अदरवाइज नहीं लेना है। फॉर एग्जांपल मानू है और उसी हैदराबाद में ही आसपास में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है बेसिकली। अब मान लीजिए कि मानू के पास कम रिसोर्सेज है या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के पास कम रिसोर्सेज है या ज्यादा रिसोर्सेज, किसी एक के पास कम रिसोर्सेज है और किसी एक के पास ज्यादा रिसोर्सेज है। तो मेटा यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जिस यूनिवर्सिटी के पास ज्यादा रिसोर्सेज हो वो वहां की जो आसपास की यूनिवर्सिटी है वहां के बच्चे उस दूसरी यूनिवर्सिटी जिसके पास ज्यादा रिसोर्सेज है वहां आकर के वहां की रिसोर्सेज से फायदा हासिल कर सकता है। तो ऐसी यूनिवर्सिटी जो है वो मेटा यूनिवर्सिटी कहलाती है बेसिकली। ये कॉन्सेप्ट है मेटा यूनिवर्सिटी का एक्चुअली। जी तो वो टुगेदरली काम करता है मतलब, या कोर्स ऑफर करता है उसमें? कोर्स ऑफर करना वो एक अलग मैटर है। देखिए कोर्स को ऑफर करना वो एक अलग मैटर है, वो पार्टीशन है 60-40 का, वो एक अलग यूजीसी का मैंडेट है। लेकिन ये जो मेटा यूनिवर्सिटी का बात है वो सिर्फ इस बात को लेकर के है कि कोई पर्टिकुलर पेपर, अब मान लीजिए कि कोई बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है साइंस एजुकेशन में, मान लीजिए बीएससी जूलॉजी कर रहा है वो, अब जहां से वो यूलॉजी कर रहा है, बीएससी जूलॉजी कर रहा है, वहां पे लैब नहीं है, बच्चे कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे, कैसे डिसेक्शन करेंगे? तो अब चूंकि जामिया के पास रिसोर्सेज है तो बगल वाली यूनिवर्सिटी जो है अपने बच्चे को उस पर्टिकुलर पेपर के लिए जामिया भेज देगी। अब वो बच्चे जामिया आ जाएंगे, जामिया के रिसोर्सेज से अपना आकर के फायदा उठाएंगे, जामिया के फैकल्टी से, जामिया की लैब से, जामिया की जो पर्टिकुलर बाकी के तमाम रिसोर्सेज हैं उससे फायदा उठाएंगे। तो जो यूनिवर्सिटी ऐसा कराएगी वो यूनिवर्सिटी मेटा यूनिवर्सिटी कहलाएगी। शुरुआत में जब 2017 में कॉन्सेप्ट आया था उस वक्त मात्र 3 यूनिवर्सिटी को मेटा यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था, और इस वक्त शायद मैं गलत नहीं हूं तो वेरिफिकेशन करिएगा, इस बार शायद मैं गलत नहीं हूं तो 9 ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिनको मेटा यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है बेसिकली। बाकी देखिए, बाकी धीरे धीरे मेटा यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट बदल रहे हैं और अब तो तमाम यूनिवर्सिटी को NEP 2020 के तहत ये कहा जा रहा है कि भाई आप अपनी रिसोर्सेज डेवलप करिए, और ताकि बच्चे को एक जगह से दूसरी जगह आने में ही भर दिन लग जाता है, परेशान हो जाते हैं, तो बाकी पेपर प्रभावित हो जाता है। तो ये एक अलग मैटर्स है। ये जो अब्दुल मतीन ने बात छेड़ी मेटा यूनिवर्सिटी की, ये अलग कॉन्सेप्ट है बेसिकली। यहाँ पर जो मेटा यूनिवर्सिटी है उसका कॉन्सेप्ट है वैसी यूनिवर्सिटी जिनके पास रिसोर्सेज प्लेंटी क्वांटिटी में हो, जिसके पास प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज हो बेसिकली, जो उनके बच्चों के अलावा उनके पास रिसोर्सेज बच जाता है, तो ऐसी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने के लिए दूसरे बच्चों को मोटिवेट करती है यूनिवर्सिटी। ऐसी यूनिवर्सिटी मेटा यूनिवर्सिटी कहलाती है बेसिकली। ओके सर। बाकी इसकी क्राइटेरिया भी है कि कैसे कोई मेटा यूनिवर्सिटी बनती है और कैसे कोई मेटा यूनिवर्सिटी बनेगी। इसकी क्राइटेरिया जो कि मैं हायर एजुकेशन पेपर 1 में डिस्कस करता था, लेकिन पिछले 2-3 वर्ष से मैं वो हायर एजुकेशन नहीं पढ़ा पा रहा हूँ।
और तो आप लोग इसको देखिएगा, इसकी क्राइटेरिया भी है, और मौका मिला तो कभी जब सिलेबस कवर होंगे तो इन तमाम चीजों को लेकर के एक अलग से सेशन किया जा सकता है। और मोस्ट प्रोबेबली शायद हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल पे इस पे एक छोटा सा वीडियो होना चाहिए हमारा, कभी का वो इंटरव्यू के तौर पे है। आई होप ढूंढ के देखिएगा। बहरहाल तो हम लोग यहाँ पे बात ये कर रहे हैं कि जो मेटा कॉग्निशन है बेसिकली उसमें दो बात है, एक तो मेटा नॉलेज अबाउट कॉग्निशन है, और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है भाई? रेगुलेशन कॉग्निशन। रेगुलेशन ऑफ कॉग्निशन बेसिकली। तो वो जो है एक्चुअली में नॉलेज अबाउट कॉग्निशन जो है बेसिकली, जिसको हम लोग मेटाकॉग्निटिव नॉलेज कहते हैं बेसिकली, और रेगुलेशन ऑफ कॉग्निशन, ये दोनों चीज मिलकर के मेटाकॉग्निटिव कॉग्निशन स्किल को कंप्लीट करता है। अब जो मेटाकॉग्निटिव नॉलेज है उसमें तीन तरीके के नॉलेज है बेसिकली। एक है हमारा डिक्लेरेटिव नॉलेज, दूसरा है प्रोसीजरल नॉलेज, और तीसरा है हमारा कंडीशनल नॉलेज बेसिकली, कंडीशनल नॉलेज। अब देखिए जो मेटाकॉग्निटिव नॉलेज है उसमें तीन तरीके के नॉलेज हैं। पहला है डिक्लेरेटिव नॉलेज, दूसरा है आपका प्रोसीड्यूरल नॉलेज, तीसरा है आपका कंडीशनल नॉलेज बेसिकली, है ना। अब देखिए डिक्लेरेटिव नॉलेज किसको कहते हैं? कहता है रेफर्स टू नॉलेज अबाउट वन सेल्फ एज अ लर्नर एंड अबाउट व्हाट फैक्टर कैन इन्फ्लुएंस वंस परफॉर्मेंस। एज अ लर्नर, एज अ अधिगम करता, आप अपने बारे में कितना जानते हैं, आप अपने बारे में कितना जानते हैं, और आपकी परफॉर्मेंस को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, ये इसकी जानकारी होना डिक्लेरेटिव नॉलेज है बेसिकली। सो डिक्लेरेटिव नॉलेज का सिंपल मतलब है कि एज अ लर्नर, एज अ इंडिविजुअल, हम अपने बारे में कितना जानते हैं, और जो फैक्टर्स हैं बेसिकली, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी परफॉर्मेंस को, हमारी अचीवमेंट को प्रभावित कर सकता है, इसके बारे में हम कितना जानकार हैं, कितना हमारे पास अवेयरनेस है, कितनी हमारे पास नॉलेज है। इस नॉलेज को हम लोग क्या कहते हैं? इस तरीके के नॉलेज को हम लोग क्या कहते हैं? डिक्लेरेटिव नॉलेज, डिक्लेरेटिव नॉलेज कहते हैं बेसिकली। दूसरा है आपका प्रोसीजरल नॉलेज। एक्चुअली में प्रोसीजरल नॉलेज, देखिए प्रोसीजरल नॉलेज प्रोसीजर से बना है, और प्रोसीजर्स का मतलब है तरीका, विधि से बना है बेसिकली। सो बेसिकली प्रोसीजरल नॉलेज रेफर्स टू नॉलेज अबाउट डूइंग थिंग्स, चीजों को कैसे किया जाता है या चीजों को कैसे किया जाएगा बेसिकली। What procedure should followed during the activities, and what procedure should be followed to solve a particular problem. किसी समस्या के समाधान के लिए क्या तरीका अपनाई जानी चाहिए, क्या तरीका फॉलो किया जाना चाहिए, कोई चीज कैसे किया जाता है, उस प्रोसीजर्स के बारे में जानकारी होना, उस प्रक्रिया के बारे में जानकारी होना, अमल के बारे में जानकारी होना, एक्चुअली में क्या कहलाता है? एक्चुअली में क्या कहलाता है? प्रोसीजरल नॉलेज कहलाता है। सो प्रोसीजरल नॉलेज रेफर्स टू नॉलेज अबाउट डूइंग थिंग्स, चीजों को कैसे किया जाता है, एक्शन में कैसे लिया जाता है बेसिकली, अमल में कैसे लिया जाता है, क्रियान्वित कैसे किया जाता है, क्रिया कैसे किया जाता है। दिस टाइप ऑफ नॉलेज इज डिस्प्लेज एज ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटजीज। ह्यूरिस्टिक एक तरीका है बेसिकली जिसमें लर्नर्स इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करता है। तो खैर तरीका आपका कोई हो, हमारा कंसर्न बस ये है यहाँ पे प्रोसीजर नॉलेज में कि लर्नर्स को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि चीजों को कैसे किया जाता है, चीजों को कैसे किया जाना चाहिए, नहीं चीजों को कैसे किया जाता है, चीजों को कैसे किया जाना चाहिए बेसिकली। Yes. It means procedural knowledge. It means procedural knowledge talk about the strategies,
methods and technique that should be employed to solve a particular problem. किसी समस्या के समाधान के लिए जो विधि, जो तरीका, जो हिकमत अमली या स्ट्रेटजी इस्तेमाल की जाएगी, उपयोग में लाई जाएगी, प्रयोग में लाई जाएगी, उसके ज्ञान को, उसके इल्म को हम लोग प्रोसीजरल नॉलेज यानी कि अमली इल्म कहते हैं, बेसिकली प्रक्रियात्मक ज्ञान कहते हैं। Is it okay? Is it okay? Yes, sir. Okay. And the third one is conditional knowledge, and conditions refers to the situation. In what situation the learners will employ the particular strategies, and why the learners are implementing a particular strategies. Why someone doing practical experiment in a particular situation. And these types of knowledge is called conditional knowledge. अर्थात किस ज्ञान का कब इस्तेमाल होना चाहिए, किस तरीके के कंडीशन में इस्तेमाल होना चाहिए, किस तरीके की सिचुएशन में इस्तेमाल होना चाहिए, किस तरीके की हालात में इस्तेमाल होना चाहिए, इस बात का इल्म होना, इस बात का नॉलेज होना कंडीशनल नॉलेज कहलाता है। अरे आपका लड्डू बांटे भाई। यस सर। अरे बोल तो दिए भाई। So basically conditional knowledge, So conditional knowledge refers to knowledge when and why to use declarative and procedural knowledge. कंडीशनल नॉलेज ये बताता है कि किस तरीके की सिचुएशन में, किस तरीके की हालात में जो हमारा डिक्लेरेटिव नॉलेज है और प्रोसीजरल नॉलेज है, अर्थात किस नॉलेज का, किस तरीके का, किस सिचुएशन में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, इस बात का इल्म होना कंडीशनल नॉलेज कहलाता है। अर्थात कंडीशंस का नॉलेज होना, सिचुएशंस का नॉलेज होना कंडीशनल नॉलेज कहलाता है। Are you getting? Yes, Are you getting or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So basically, metacognitive knowledge involves declarative knowledge. That means the learners, how much the learners have appeared about themselves and what factors influence the performance or achievements of the learners. Learners must be aware about these factors, and this type of knowledge is called declarative knowledge. Is it okay or not? Is it okay or not? Yes, sir. And the procedural knowledge means the knowledge of procedure, the knowledge of technique, the knowledge of strategies, why the particular strategies will imply on a particular situation, and what types of strategies should follow to solve the particular problem. So procedural knowledge is talk about procedures, method, technique actually, and the conditional knowledge is talk about conditions or situation actually. किस तरीके की सिचुएशंस में, किस तरीके की हालात में, किस तरीके की परिस्थिति में, किस तरीके की नॉलेज का इस्तेमाल, किस तरीके की टेक्निक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, दिस इज कॉल्ड कंडीशनल नॉलेज। इज इट ओके? इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कौन सवाल है तो पूछिए। तो डिक्लेरेटिव नॉलेज को एक बार और डिफाइन करिए तो। Declarative knowledge means what you know about yourself. As a learner, what are you know about yourself? For example, your strength, for example, your weaknesses, for example, learning strategies, for example, learning style, for example, maturity, for example, motivation. आप अपने बारे में कितना जानकार हैं, सबसे पहली बात ये। और दूसरी बात, आप अपने बारे में क्या जानते हैं कि कौन कौन सा फैक्टर ऐसा है जो आपकी परफॉर्मेंस को प्रभावित कर सकता है। इस बारे में आप कितना जानते हैं, कितना ज्ञान है आपके पास,
वो बेसिकली डिक्लेरेटिव नॉलेज। इज इट Okay, ओके? sir. Yes. चलिए, बाकी ये जो मेटाकॉग्निशन से स्किल है उसके लिए आप इस स्ट्रेटजीज को फॉलो कर सकते हैं। हालांकि इस पे बहुत ज्यादा इसको याद रखने की और रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अगर मेटाकॉग्निटिव स्किल्स को फोकस करना चाहते हैं, मेटाकॉग्निटिव थिंकिंग को अगर फोकस करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से फोकस कर सकते हैं, जिसमें किसी चीज के बारे में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, प्लान करना है, ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज करना है बेसिकली। और जब प्लान कर लेंगे, ऑर्गेनाइज कर लेंगे, तो इसका मतलब एग्जीक्यूशन होगा। एग्जीक्यूशन होगा तो आपको अपने काम की क्या करनी पड़ेगी, अपने काम की मॉनिटर करना पड़ेगा, मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, इवैल्यूएशन करना पड़ेगा बेसिकली अपने काम को, आपको, है ना जी, इवैल्यूएशन करना पड़ेगा बेसिकली। और जब आप कोई काम करने चलते हैं तो चूंकि ये मेटाकॉग्निटिव नॉलेज है, कोई स्पून फीडिंग नहीं कराएगा आपको, कोई चुसनी में दूध भर के आपको नहीं देगा। ये चूंकि मेटाकॉग्निटिव स्किल्स है, आपको खुद से काम करना है, खुद से आगे बढ़ना है, तो आपको ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस आपको अपनी लर्निंग को खुद ही डायरेक्ट करनी पड़ेगी। नहीं, अपनी लर्निंग को खुद ही दिशा निर्देश देना पड़ेगा, खुद ही सही डायरेक्शन में ले जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बताने वाले जी, कोई नहीं, यहाँ पे आपको बताने वाले कोई नहीं है, क्योंकि आप मेटाकॉग्निटिव एबिलिटीज को फोकस कर रहे हैं। और फाइनली आप जो कुछ आपको मिलेगा उसके ऊपर आपको क्या करना है, सोच विचार करना है, गौर व फिक्र करना है, चिंतन मनन करना है बेसिकली, एंड दिस इज कॉल्ड सेल्फ रिफ्लेक्शन। ओके? और जब सेल्फ रिफ्लेक्शन पे आ जाएंगे तो कोई पर्टिकुलर आइडियाज आपके पास जनरेट होगा, जो हम कहते हैं थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। तो थिंकिंग यहां से चले थे और यहां तक आते आते हम अबाउट थिंकिंग हो गए, यहां से थिंकिंग पर चले थे और यहां आकर के हम बियॉन्ड थिंकिंग पे पहुंच गए, अर्थात जहां तक सोच पा रहे थे उसके बियॉन्ड में जाके सोचने लगे। इज इट ओके? इज इट ओके? यस सर। यस सर। तो हाँ। सर ये जो है सो हाँ। मेटाकॉग्निटिव का जो स्ट्रेटजी है, हाँ हाँ, मतलब मेटाकॉग्निटिव स्किल्स को अगर फोकस करना चाह रहे हैं आप, तो आप इस तरीके का टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं बेसिकली। हालांकि ये जॉन फेलेबल ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, ओके, इसलिए ऑब्जेक्टिविटी नहीं है इसमें, बहुत सब्जेक्टिविटी है। मैंने पहले भी पॉइंट आउट किया कि ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन ये सच है कि अगर आप कॉग्निटिव अपनी मेटाकॉग्निटिव स्किल्स को फोकस करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, फोस्टर करना चाहते हैं, तो आप इस टेक्निक के माध्यम से फोस्टर कर सकते हैं, आप इस टेक्निक के माध्यम से अपनी कॉग्निटिव स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। इज इट ओके? यस सर। यस सर। सो यहां तक किसी को कोई दिक्कत जी? ए बाबू? नहीं। ओके, चलिए, तो ये बताइए कि टेस्ट का मैसेज मिला है कि नहीं मिला है? जी सर। जी सर। मिला है। यस सर, मिल गया मिला है सर, हमारे भी हैं। 9 बजे से। उसमें क्रिएटिव का भी क्वेश्चन था, क्रिएटिविटी में का भी हाँ। क्वेश्चन था। एक दो लोगों ने अटेम्प्ट भी किया। दरअसल मैं संडे को क्लास लेने के चक्कर में था, लेकिन फिर ये बात है कि नहीं, छुट्टी रखते हैं संडे को, तो इसलिए कल के क्लास रात में वो ओपन हो गया था टेस्ट। अभी फिर से मैंने उसको कल के लिए बढ़ा दिया है, तो आप लोग जो है एट एनी कॉस्ट एनी हाउ आप दे करके कल की क्लास में ज्वाइन करेंगे। अब कब अटेम्प्ट करेंगे कब नहीं करेंगे, अभी कैसे ओपन हो जाएगा? टाइम देखो ना भाई, उसमें टाइम देखो कब से। 9 PM से। हाँ, तो 9 PM के बाद से ओपन होगा। किसी भी वक्त आप दे करके ही कल की क्लास में आएंगे। जो लोग नए हैं, एप्स पे नहीं जुड़ पाए हैं, ऐसे लोगों से दरख्वास्त है, क्योंकि कल भर हम आपको छोड़ देंगे, ऐसे लोगों से दरख्वास्त है कि तौहीद साहब को या मुझे क्लास के बाद मैसेज कर लीजिएगा और ग्रुप में ऐड हो, उस पर्टिकुलर बैच में एप्स पे ऐड हो जाइएगा, क्योंकि टेस्ट वहीं असाइन होंगे और वो आपको देना पड़ेगा, कंपलसरी होगा। पुराने लोगों के साथ किसी भी तरीके की कोई मर्सी नहीं है, एट एनी कॉस्ट एनी हाउ आपको दे करके आना है कल। अब जब दे वो आपके ऊपर है। एक लास्ट टॉपिक जो हमारा सब यूनिट बी में बच रहा है वो है आपकी जी, वो है आपकी क्रिएटिविटी, है ना।
क्रिएटिविटी जिसको आप रचनात्मकता कहते हैं बेसिकली, या सृजनात्मकता कहते हैं? नहीं जी, अरे भाई सृजनात्मकता या रचनात्मकता कहते हैं बेसिकली जी। यस सर। Yes, अब sir. देखिए, जो जब क्रिएटिविटी की बात आएगी ना, मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो आधारभूत जानकारी है क्रिएटिविटी के हवाले से, वो एजुकेशन के स्टूडेंट होने के नाते आप सबके पास है। मैं सिर्फ उन पॉइंट्स को आउट कर रहा हूं जिन पॉइंट्स पे यूजीसी की नजर रहती है। बाकी बुनियादी चीजें मैं मान के चल रहा हूं कि आपको आती है। देखिए, क्रिएटिविटी की जब कभी भी बात की जाती है तो इनके साथ हमेशा जो नाम जोड़ा जाता है वो एलिस पॉल टोरेंस का नाम जोड़ा जाता है बेसिकली, है ना। क्रिएटिविटी के साथ आमतौर पर जो आपको एसोसिएशन का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के मिलेंगे, या मे भी आपको जो आपको अभी टेस्ट लगाएंगे उसमें मिलेगा आपको। तो क्रिएटिविटी जो टर्म है बेसिकली, उसके साथ एक्चुअली में एलिस पॉल टोरेंस का नाम जोड़ा जाता है। तो हमें ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि शायद क्रिएटिविटी जो टर्म है वो एलिस पॉल टोरेंस ने दिया है। ऐसा नहीं है। क्रिएटिविटी का जो टर्म है बेसिकली वो अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड ने बेसिकली दिया था जी। क्रिएटिविटी जो टर्म है जी, हे बाबू जी सर, व्हाइट हेड। Yes sir, yes sir. Alfred- Not Whitehead. अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड ने बेसिकली दिया, है ना। अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड ने बेसिकली क्रिएटिविटी का शब्द दिया टर्म था। दिया था बेसिकली। टर्म अब दिया था। चूंकि एलिस पॉल टोरेंस का नाम बार बार क्रिएटिविटी के साथ क्यों जोड़ा जाता है? चूंकि एलिस पॉल टोरेंस ने सबसे पहले क्रिएटिविटी को डायमेंशनली डिफाइन किया, और क्रिएटिविटी की पहली टेस्ट जो है क्रिएटिविटी की, वो एलिस पॉल टोरेंस ने डेवलप किया था। इसीलिए आमतौर पर क्रिएटिविटी के साथ एलिस पॉल टोरेंस का नाम जोड़ा जाता है बेसिकली। आमतौर पर एलिस पॉल टोरेंस का नाम जोड़ा जाता है, एक्चुअली में जोड़ा जाता है। जबकि क्रिएटिविटी शब्द को किसने दिया है? अल्फ्रेड अल्फ्रेड नॉर्थ नॉर्थ व्हाइटहेड। व्हाइटहेड। अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड ने दिया है बेसिकली, है ना। देखिए, क्रिएटिविटी का सिंपल मतलब है समथिंग न्यू प्रोड्यूस करना, अर्थात कोई नई चीज इजाद करना। कोई नई चीज इजाद करने का मतलब जो चीज इजाद की जा रही है वो डिजायरेबल हो, अर्थात अपेक्षित हो, अर्थात वो मुतवक्का हो, अर्थात जो चीज प्रोड्यूस किया जा रहा है, जो नई चीजें डेवलप की जा रही है, जो नई चीजें इजाद की जा रही है, उसका इस्तेमाल सोसाइटी कर पाए, अर्थात सोसाइटी के नीड के मुताबिक हो, सोसाइटी की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा हो, तभी हम उस चीज को क्रिएटिविटी कहते हैं। आमतौर पर क्रिएटिविटी की आधी डेफिनेशंस हम सब पेश करते हैं कि क्रिएटिविटी मीन्स प्रोड्यूस समथिंग न्यू, दैट्स ओके, समथिंग न्यू, but always it should be desirable and contrary to the needs of society. The creative product must satisfy the need of society. If any product that has been created and then not satisfied the need of society, then you may not say like that. That is called creativity or creative ability actually. So creativity सृजनात्मकता तभी कहेंगे जब कोई चीज नई डेवलप हो और वो अपेक्षित हो और उसका इस्तेमाल सोसाइटी कर पा रही हो, अर्थात सोसाइटी की वो आवश्यकताओं की पूर्ति कर पा रहा है, तभी वो क्रिएटिविटी है। इज इट ओके? अरे भाई बाकी लोग बोलिए नहीं रहा है। अरे बता सब बात समझ में आ रही है? जी। सो बेसिकली डेहन एंड हैविंग गस्ट का कहना है कि क्रिएटिविटी इज द क्वालिटी विच लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ समथिंग न्यू। क्रिएटिविटी वो क्वालिटी है, वो गुण है जो कोई नई चीज की प्रोडक्शन को, उत्पादन को फोकस करता है। एंड डिजायरेबल, जो कि अपेक्षित होता है।
The new product may be new to society or new to individual. Who create it? एकदम नया होना चाहिए, एकदम यूनिक होना चाहिए, एकदम ओरिजिनल होना चाहिए, और वो प्रोडक्ट सोसाइटी इस्तेमाल कर पा रही हो, अर्थात सोसाइटी के आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही हो, तभी वो क्रिएटिविटी होगा, अदरवाइज वो क्रिएटिविटी नहीं होगा। सर कोरोना का जो इंजेक्शन निकला है वो क्रिएटिविटी में आएगा? ऑफ कोर्स लेकिन सर इसमें भी एक डिमेरिट्स आ गया था। सो हाँ, कोई बात नहीं है, लेकिन वो समथिंग न्यू तो है, और सोसाइटी ने उस वक्त उसका इस्तेमाल भी किया, सोसाइटी की नीड को फोकस भी किया, है ना। देखिए कमी बेसी तो लगे रहते हैं, और फिर जब कमी नजर आएगा फिर दूसरी न्यू प्रोडक्शन होगी, लेकिन वो जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल नया था इंडियन सोसाइटी के लिए, इंडिया के लिए। और ऑफ कोर्स बाद में चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन वक्ती जरूरियात को, वक्ती आवश्यकताओं को उसी ने पूरा किया। इज इट राइट और नॉट? यस सर, सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया उसको। बिल्कुल, सोसाइटी की आवश्यकताओं पे खरा उतरा वो। एक बड़ी आबादी को, आई डोंट नो व्हाट इज रियलिटी, बट आई फील मैक्सिमम दैट the co-vaccine or Covishield has been used by maximum by the society, and society has of course paid the salute to that particular type of vaccine actually. So of course वो एक तरीके की क्रिएटिविटी है। अब आगे बात ये है कि जो क्रिएटिविटी के बारे में कहता है कि क्रिएटिविटी इज द ह्यूमन एबिलिटी बाय विच ही प्रेजेंट एनी नोवेल वर्क और आइडियाज। क्रिएटिविटी का मतलब है इंसान की वो एबिलिटी, वो योग्यता, वो सलाहियत जिसके जरिए कोई व्यक्ति कोई अनोखा कारकर्दगी अंजाम देता है, कोई यूनिक एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, कोई यूनिक आइडियाज देता है, कोई यूनिक कॉन्सेप्ट देता है, बेसिकली उसको हम लोग क्रिएटिविटी कहते हैं। अगर कोई चीज पहले से एग्जिस्ट कर रही है, अगर कोई चीज पहले से, भाई बोलो, अगर कोई चीज पहले से एग्जिस्ट कर रही है, अगर उसकी शेप में, उसकी आकार में मॉडिफिकेशन किया जाता है और वो मॉडिफिकेशन सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, सोसाइटी इसका इस्तेमाल कर पाती है, देन किसी चीज को रीशेप करना, रीअरेंज करना भी क्रिएटिविटी के जुमरे में आता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, एडवांस एजुकेशनल साइकोलॉजी पेज नंबर 187 इसके मंगल की डेफिनेशन है ये, कि अगर कोई चीज पहले से एग्जिस्ट कर रही है, अगर आप उसको रीशेप कर रहे हैं, रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं बेसिकली, तो भी वो क्रिएटिविटी के जुमरे में। जैसे आप लोग बाइक खरीदते हैं ना भाई, बाइक का रीशेपिंग कराते हैं ना, बाइक का रीशेपिंग कराते हैं ना कई बार जी, रीऑर्गेनाइज कराते हैं ना बाइक को, कैसे कैसे कराते हैं उसको देखते हैं ना भाई, क्या बोलते हैं उसको, मॉडिफिकेशन कराते हैं ना। ये स्मार्टफोन भी तो बहुत ज्यादा हो रहा है आज के समय में। हाँ, स्मार्टफोन में भी ऐसा सुना है। हाँ, लेकिन ये आप लोगों ने बाइक नहीं देखा यार, बाइक तो बहुत सारी मॉडिफाई की हुई रहती है ना, मॉडिफाइड बाइक जी। यस सर। अब जैसे मान लीजिए कि आपका स्प्लेंडर प्लस है, आप जो है उसको रीशेपिंग करा दी है। झारखंड में पर्टिकुलर कई जगह ऐसे है, गाड़ी एग्जांपल बढ़िया है सर। जी बहुत सारा पेट्रोल से जो बैटरी पे आ रहा है सर, दूसरे बना देता है, मॉडिफाई करके, ठीक है। हाँ, मॉडिफाई कर देता है। झारखंड में इस तरीके के, खास झारखंड और मध्य प्रदेश में मैंने ऑब्जर्व किया। बिल्कुल बिल्कुल, भोपाल और मध्य प्रदेश और पेट्रोल से जो बैटरी पे आ रहा है सर, वो भी तो हो सकता है बना देते सर, इसको कमांडर को काट के। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। तो बेसिकली अगर कोई चीज पहले से एग्जिस्ट कर रही है, अगर उस चीजों में रीशेप कर रहे हैं, उसको रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो भी वो चीज जो है वो क्रिएटिविटी के अंदर है, बेसिकली वो क्रिएटिविटी के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। सो रीशेपिंग और रीऑर्गेनाइज। सो क्रिएटिविटी किसी इंडिविजुअल की, किसी व्यक्ति की वो विशेषता है, वो गुण है, क्वालिटीज है या एबिलिटी है, सलाहियत है,
जिसके आधार पर कोई इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति कोई नई आइडियाज प्रस्तुत करता है, कोई नई कॉन्सेप्ट देता है। सो क्रिएटिविटी इज मेंटल प्रोसेस टू एक्सप्रेस द ओरिजिनल आउटकम। देखिए, क्रिएटिविटी मीन्स फ्री फ्रॉम प्लेजरिज्म होना चाहिए, किसी भी तरीके की प्लेजरिज्म से पाक होना चाहिए, अर्थात कोई आइडियाज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर गई है। फॉर एग्जाम्पल, कोई आइडियाज ऑलरेडी मध्य प्रदेश में एग्जिस्ट कर रही है, रांची में एग्जिस्ट कर रही है, और उस आइडियाज को तौसीफ जो है वो दरभंगा में एग्जिस्ट करा रहा है, तो तौसीफ डजंट क्लेम अबाउट देयर क्रिएटिविटी, क्योंकि वो चीजें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। वो तौसीफ का वो इनोवेटिव आइडियाज नहीं है, न्यू आइडियाज नहीं है, एक्चुअली में नोवेल आइडियाज नहीं है। सो क्रिएटिविटी के अंदर हमेशा नोवेल्टी होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, बेसिकली न्यूनेस होनी चाहिए हमेशा। इज इट ओके और नॉट? जी जी सर। Yes, sir. जी। Yes, सो sir, yes, sir. क्रिएटिविटी इज द कैपेसिटी or ability of individual to create, discover or produce a new idea or object, including the rearrangement or reshaping of what is already known to him। अगर आप कोई चीज पहले से जान रहे हैं, कोई चीज आपकी जानकारी में है और उन चीजों को आप रीशेप कर रहे हैं, रीअरेंज कर रहे हैं, तो भी वो क्रिएटिविटी के अंदर आता है। और ये बात इसके मंगल ने अपनी किताब एडवांस एजुकेशनल साइकोलॉजी पेज नंबर 187 के अंदर वो कहते हैं बेसिकली। सो क्रिएटिविटी मीन्स क्रिएट समथिंग न्यू, क्रिएट करते हैं, समथिंग न्यू डिस्कवर करते हैं, समथिंग न्यू प्रोड्यूस करते हैं, समथिंग नई आइडियाज प्रेजेंट करते हैं, या समथिंग न्यू ऑब्जेक्ट प्रेजेंट करते हैं बेसिकली। स्किनर कहते हैं कि क्रिएटिव थिंकिंग मीन्स दैट द प्रेडिक्शंस ऑफ एन इंडिविजुअल और न्यू, ओरिजिनल, इंडिजीनियस एंड अनयूजुअल। क्रिएटिव थिंकिंग या क्रिएटिव एबिलिटीज या क्रिएटिविटी का मतलब ये है कि कोई इंडिविजुअल बिल्कुल कोई नई चीज प्रोड्यूस कर रहा है, बिल्कुल इंडिजीनियस, बिल्कुल अपना, बिल्कुल अनयूजुअल, असामान्य, मतलब जो सामान्य ना हो, जो जनरल ना हो, जो खास हो, जो पर्टिकुलर हो, जो पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ऐसी चीजों को इजाद करना, ऐसी चीजों को उनको बेसिकली सामने लाना क्रिएटिविटी कहलाता है, अकॉर्डिंग टू स्किनर। जी, अकॉर्डिंग टू स्किनर। सर, हम लोग घर का भी मॉडलिंग करते हैं, वो भी उसी में आ जाएगा? किसके? जो अब सवाल ये बड़ी सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव सवाल है। देखिए, सोसाइटी इस्तेमाल तो कर रही है, लेकिन अब क्या वो डिजाइन पहले से एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, ये सवाल है। अगर पहले से एग्जिस्ट कर रहा है राजीव, तो फिर वो आपकी आइडियाज नहीं हुए, वो तो किसी और की आइडियाज हो गए, कॉपी किया हुआ आइडियाज होगी, हाँ वो कॉपी हो गया। तो जिनकी आइडियाज होगी वो उनके लिए क्रिएटिविटी होगा, आपके लिए नहीं होगा। बिल्कुल नया आप कर रहे हैं तभी वो क्रिएटिविटी है। और रीशेप और रीअरेंज में हमने कहा कि अगर कोई पहले से घर बनाया हुआ है, लेकिन आप उसको समथिंग मॉडिफाई करके नए तरीके से पेश कर रहे हैं, तो वो क्रिएटिविटी है। लेकिन आप मॉडिफाई कर रहे हैं घर को, और वैसा मॉडिफिकेशन, वैसा डिजाइन ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वो फिर क्रिएटिविटी नहीं है। इज इट ओके? यस सर, यस सर। सो क्रिएटिविटी की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है बेसिकली, जो कि न्यूवेल, शॉ और साइमन ने बेसिकली क्रिएटिविटी के नेचर्स के हिसाब से, सृजनात्मकता की जो प्रकृति है उसके हिसाब से उन्होंने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए क्रिएटिविटी के। पहला बताया, क्रिएटिविटी शुड रिजेक्ट प्रीवियसली एक्सेप्टेड आइडियाज। ना, क्रिएटिविटी फर्स्ट बताया उन्होंने, क्रिएटिविटी ऑलवेज इन्वॉल्व नोवेल्टी एंड यूजफुलनेस। जी, क्रिएटिविटी always involve novelty and usefulness. Always involve novelty and usefulness. Always involve novelty and usefulness. एकदम न्यू, नयापन और उपयोग के लायक, इस्तेमाल के काबिल। And second is that creativity should always reject previously accepted ideas. क्रिएटिविटी को हमेशा पहले से एक्सेप्टेड आइडियाज को रिजेक्ट करना होगा, बिल्कुल नई आइडियाज प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। जी, बिल्कुल नई आइडियाज प्रोड्यूस करनी पड़ेगी।
पहले से एक्सेप्टेड आइडियाज को रिजेक्ट करना पड़ेगा। एंड तीसरी बात, क्रिएटिविटी रिक्वायर्स इंटेंस मोटिवेशन। क्रिएटिविटी एक लंबी शिद्दत खोजता है, एक लंबी मेहनत खोजता है, एक जबरदस्त वाली मोहब्बत और मेहनत खोजता है। अगर आप बहुत धरफड़ी में सोच रहे हैं कि क्रिएटिविटी हो जाए, तो बहुत धरफड़ी में कोई क्रिएटिविटी नहीं हो सकती। क्रिएटिविटी के लिए आपको मोटिवेशन की जरूरत होगी, लंबे अरसे की जरूरत होगी, लंबे वक्त की जरूरत होगी। Is it okay? So creativity Yes, sir. always requires intense motivation. Is it okay? जी? Yes, sir. अब आइए जहां से आपका सवाल क्रिएटिविटी का पूछा जाता है। क्रिएटिविटी से एस्पेक्ट ऑफ क्रिएटिविटी के पहलू, सृजनात्मकता के पहलू। देखिए, क्रिएटिविटी का पहला जो पहलू है वो है जी, पहला है फ्लुएंसी। Fluency. Creativity always involves numbers of ideas. मतलब क्रिएटिविटी के अंदर एक बार में अगर हम क्रिएटिव प्रोडक्ट करने के लिए जाते हैं या समथिंग न्यू क्रिएट करने के लिए जाते हैं, तो आप ये सोचते हैं कि कोई आइडिया शुरुआती मरहले में आपके पास आया और वो क्रिएटिविटी तक पहुंच जाए, तो ऐसा नहीं होता है। क्रिएटिविटी के लिए फ्लुएंसी की जरूरत होती है, यानी आपके पास बहुत सारे आइडियाज होने चाहिए, किसी पर्टिकुलर इश्यूज पे, किसी पर्टिकुलर मैटर्स पे आपके पास नंबर्स ऑफ आइडियाज होना चाहिए, अधिक आइडियाज आपके पास होना चाहिए, अवधारणा होनी चाहिए। बेसिकली अधिक होगा, बहुत सारे आइडियाज होंगे, फिर उसमें से क्रिएटिव आइडियाज को असाइन किया जाएगा, क्रिएटिव आइडियाज निकाले जाएंगे बेसिकली, है ना। सो पहला जो काम होता है क्रिएटिविटी के अंदर वो है फ्लुएंसी, यानी कि जो मैटर है, जो इश्यूज है, उससे रिलेटेड, उससे संबंधित हम पहले बहुत सारी आइडियाज क्या करते हैं, बहुत सारी आइडियाज जनरेट करते हैं, बहुत सारी आइडियाज जनरेट करते हैं। और फिर होता है फ्लेक्सिबिलिटी। बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर क्या है, आपने फ्लुएंसी के साथ बहुत सारे आइडियाज दिए, लेकिन अपनी आइडियाज में चेंजेस करने के लिए, अपनी आइडियाज को रिजेक्ट करने के लिए, अपनी आइडियाज को गलत साबित करने के लिए, अपनी आइडियाज पे क्रिटिक्स करने के लिए ऑलवेज आपको ओपन होना चाहिए, ओपन माइंडेड होना चाहिए आपको ऑलवेज। फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी अपनी आइडियाज में, अपनी सॉल्यूशन में, अपनी जो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, जो आइडियाज हैं, जो कॉन्सेप्ट आपने निकाले हैं, उसमें चेंजेस करने के लिए आपको हमेशा क्या रहना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, ओपन माइंडेड रहना पड़ेगा, चेंज करने के लिए हमेशा ओपन रहना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन करने के लिए हमेशा ओपन रहने होंगे। और फिर तीसरा क्या है आपको, ओरिजिनलिटी। जैसा कि मैंने कहा आपसे कि क्रिएटिविटी, ओरिजिनलिटी के बगैर क्रिएटिविटी नहीं है। सो क्रिएटिव आइडियाज मींस ओरिजिनल आइडियाज, एकदम नया आइडियाज, एकदम अपना आइडियाज, एकदम इंडिजीनियस आइडियाज। अगर हम में से कोई किसी का आइडियाज ले करके बोल रहे हैं, कोई सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो भी वो क्रिएटिविटी नहीं है, चाहे सामने वाला वो आइडियाज दिया हो या ना दिया हो, वो अनाउंस किया हो या ना किया हो, लेकिन हम अगर सामने वाले की आइडियाज को बयान कर रहे हैं, इसका मतलब वो क्रिएटिविटी नहीं है, वो चोरी है, वो प्लेजरिज्म है। इज इट ओके जी? इज इट ओके? और फिर है एलॉबरेशन, फिर है आपका एलॉबरेशन। The number of added ideas demonstrate the subject ability to develop and elaborate on ideas. आपके पास जब आइडियाज बहुत सारे आ जाते हैं, तब उन आइडियाज को आपको रिव्यू करना पड़ता है। उसमें आइडियाज में और भी सारे आइडियाज जोड़ने पड़ते हैं और आइडियाज को घटाने पड़ते हैं। आइडियाज की एबिलिटी को जोड़ने पड़ते हैं, आइडियाज को घटाने पड़ते हैं, एलॉबरेट करना पड़ता है। दिशाहीन जो अवधारणा होती है, दिशाहीन जो आइडियाज होते हैं, डायरेक्शन लेस जो अवधारणा होती है, कॉन्सेप्ट होती है,
उसको डायरेक्शन देना होता है, उसको दिशा निर्देशित करनी होती है। एक्सप्लोरेशंस के स्टेज में जब हम जाते हैं तो कोई पर्टिकुलर आइडियाज पे पहुंच पाते हैं, कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे पहुंच पाते हैं। इज इट ओके? यस सर। Yes, sir. सो एक्चुअली में हमने बताया कि क्रिएटिविटी के 4 पहलू है। पहला पहलू क्या था? पहला Fluency, पहलू क्या था? Fluency. फ्लुएंसी। दूसरा Fluency. क्या था? दूसरा क्या था? Collectability. जी, Collaboration. फ्लेक्सिबिलिटी। और तीसरा क्या था? दूसरा ओरिजिनल originality, और चौथा क्या था? elaboration, एलोबरेशन। और जो अब स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी, ये और भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली। स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी, इसमें पहला स्टेज जो है वो है स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन। पहला स्टेज जो है वो है स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन। Preparation. क्रिएटिविटी का स्टेज है, स्तर है। अब बहुत भी आए प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया है, और इस पे असम्पशन रीजन भी आपको दिया जाएगा। एक तो वो एसोसिएशन वाले दिए जाते हैं कि कौन किसकी कैरेक्टरिस्टिक से लगा ये, और पिछले बार मैंने देखा कि यहाँ से असम्पशन रीजन का भी क्वेश्चन जो है वो दे दिया था बेसिकली। बहरहाल हेलो, हाँ जी, इलेबोरेशन में जो है कुछ आइडियाज को ऐड करते हैं या कम करते हैं? आइडियाज मैंने कहा ना, आइडियाज ऐड भी होंगे, सब्सट्रैक्ट भी होंगे। जिस आइडियाज का आपको पता चल गया कि ये आइडियाज हमारे गलत हैं, बकवास आइडियाज हैं, जाहिर है कि ऐसे आइडियाज को आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे, है ना। और नई आइडियाज को जो आएंगे आपको वो ऐड करते चले जाएंगे। जो आइडियाज वर्थलेस लगेगा ऐसी आइडियाज को सब्सट्रैक्ट करेंगे आप। एक्सप्लोरेशन में तो यही तो होता है ना, कि हम चीजों की गहराई में जाकर के देखते हैं, समथिंग ऐड करते हैं और समथिंग एब्स्ट्रैक्ट करते हैं बेसिकली, अर्थात समथिंग जोड़ते हैं और समथिंग घटाते हैं। ओके, सो फ्लेक्सिबिलिटी में भी तो आइडिया को हम चेंज कर रहे थे वहां पे। फ्लेक्सिबिलिटी इज ओपन फॉर ऑल, इसलिए तो कहा ओपन माइंडेडनेस। आपको दूसरे के आइडियाज, दूसरे के ख्यालात के लिए ओपन होना पड़ेगा आपको। अगर आप कोई बात कह रहे हैं, दूसरा कह रहा है कि नहीं ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बल्कि ये पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उसके लिए आपको ओपन होना पड़ेगा, उसके लिए आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। और यहाँ जो एक एक्सप्लोरेशन का स्टेज है, ये इवैल्यूएशन का स्टेज है, जहां पे हम जो कलेक्ट किए गए आइडियाज हैं उसकी गहराई में जाते हैं, उसके एक तरीके से इवैल्यूएट करते हैं। जो लगता है कि वर्थलेस है ऐसी चीजों को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, और जो लगता है कि चीजें ऐड होने वाली है, जो नई आइडियाज आ रहे हैं उसको ऐड करते हैं। जबकि फ्लेक्सिबिलिटी में हम आइडियाज को सिर्फ ऐड करते चले जाते हैं, चेंज करते चले जाते हैं, ओपन माइंडेड रहते हैं, लोगों की आइडियाज को इन्वॉल्व करते चले जाते हैं। तो एक जो है वो स्टेजेस, एक जो है जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इनिशियल स्टेज है, और जो एक्सप्लोरेशन है वो लास्ट स्टेज, इवैल्यूएशन का स्टेज है एक्चुअली, है ना। सो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत फर्क है एक्चुअली जी। यस सर। सो बेसिकली क्रिएटिविटी के पहले स्टेज जो है वो है स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन। तैयारी का स्तर, तैयारी का मरहला एक्चुअली। इस स्टेट को हम लोग दूसरे शब्दों में ट्रायल एंड एरर, हिट एंड मिस, स्ट्राइव एंड सक्सीड के नाम से भी जानते हैं। स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन को एक मिनट रुकिएगा।
हाँ भाई, चलिए, तो मैं बात कर रहा था क्रिएटिविटी के स्टेज की, राइट? हेलो, एक्सक्यूज मी, जी सर। जी सर। Yes, sir. हेलो। हाँ, तो बेसिकली पहला है आपका स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन। सो मैंने कहा कि इस स्टेज को और ट्रायल एंड एरर, हिट एंड मिस, स्ट्राइव एंड सक्सीड के नाम से भी जानते हैं बेसिकली जी। क्योंकि स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं कि आइडियाज, एक से एक आइडियाज, बस इनिशियल फॉर्म में आइडियाज जनरेट करते चले जाते हैं कि ये हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है, ये सॉल्यूशन हो सकता है, ये सॉल्यूशन हो सकता है, ये सॉल्यूशन हो सकता है। मतलब नंबर ऑफ आइडियाज जमा हो रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो आइडियाज सही हो, बेसिकली नहीं, जरूरी नहीं है कि वो आइडियाज सही हो एक्चुअली में। तो स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन में हमारा काम सिर्फ नंबर्स ऑफ आइडियाज को जमा करना होता है, इकट्ठा करना होता है बेसिकली। ओके, स्टेजेस ऑफ Yes, sir. प्रिपरेशन में हम आइडियाज को, ज्यादा से ज्यादा आइडियाज को इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं बेसिकली। इसी वजह से इस स्टेज को ट्रायल एंड एरर, हिट एंड मिस, स्ट्राइव एंड सक्सीड की थ्योरी कही गई है, जहां पे हम जो आइडिया जनरेट कर रहे हैं, मे बी कि वो आइडिया सही हो, मे बी कि आइडियाज गलत हो, लेकिन यहाँ पे स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन में हम सिर्फ और सिर्फ आइडियाज के जनरेशन पे फोकस करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आइडियाज को जनरेट करते हैं एक्चुअली में। इज इट ओके? यस सर। इज इट ओके? जी सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट है आपका स्टेजेस ऑफ इनक्यूबेशन। अब देखिए यहाँ पे स्टेजेस ऑफ इनक्यूबेशन में क्या होता है। इसको स्टेजेस ऑफ इनक्यूबेशन में क्या हुआ कि प्रिपरेशन में हमने बहुत सारे आइडियाज जमा कर लिए, है ना, बहुत सारे आइडियाज हमारे पास आ गए। अब स्टेजेस ऑफ इनक्यूबेशन में हम इस आइडियाज की गहराई में जाएंगे, इस आइडियाज के बियॉन्ड में जाएंगे, इस आइडियाज की तह में जाएंगे बेसिकली जी, इस आइडियाज की तह में जाएंगे एक्चुअली में, सिंक करेंगे, मोर एंड मोर सिंक करेंगे, ताकि क्रिएटिव से क्रिएटिव आइडियाज को जनरेट किया जा सके, क्रिएटिव से क्रिएटिव आइडियाज निकाला जा सके, क्रिएटिव से क्रिएटिव कॉन्सेप्ट या अवधारणा जी, क्रिएटिव से क्रिएटिव कॉन्सेप्ट या अवधारणा निकाली जा सके बेसिकली। ओके जी। जी सर। तो स्टेजेस ऑफ इनक्यूबेशन में, प्रिपरेशन में हमने क्या किया था? प्रिपरेशन में क्या किया था? आइडियाज को कलेक्ट किया था, बनाए थे, कलेक्ट किया था। और इनक्यूबेशन में क्या कर रहे हैं? इसके बियॉन्ड में जाकर के पता करते हैं, बियॉन्ड में जाकर के इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे और क्रिएटिव से क्रिएटिव अवधारणा निकालेंगे। हाँ, मतलब जो आइडियाज हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हो गए स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन में, अब उस आइडियाज के गहराई में जाते हैं। जाहिर है कि तमाम आइडियाज आए, तमाम तो सोल्यूशन नहीं हो सकता, सोल्यूशन तो कोई एक ही होगा। तो हम जो आइडियाज जमा हैं उनकी गहराई में जाते हैं, अर्थात सिंक करते हैं, उनकी गहराई में जाते हैं, उनमें डुबकी लगाते हैं सॉल्यूशन में, उसकी गहराई में जाते हैं, उसकी तह में जाते हैं और बेहतर आइडियाज प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। बट रिमेंबर माय टर्म, आई एम सेइंग कोशिश करते हैं। बट कोशिश का क्या नतीजा हुआ, सही या गलत, ये अगला स्टेज है जिसको हम लोग स्टेजेस ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। स्टेजेस ऑफ सर इनिशिएशन में मतलब कोई काम करते हुए मतलब जो प्रॉब्लम होता है उसको सोचते हैं कि हाँ मतलब क्या क्या आइडियाज है उसको, किसमें इनसाइट डेवलप हो जाता है, इल्यूमिनेशन में इनसाइट डेवलप। हाँ, बेसिकली आप देखिए जो स्टेजेस ऑफ इल्यूमिनेशन है, इसको अगर आप समझने के लिए ऐसे कह सकते हैं, प्रतिदीप्त का स्तर कह सकते हैं। अर्थात अचानक से फ्लैश लाइट जल जाना, अचानक से सॉल्यूशन मिल जाना, अचानक से इंसाइट डेवलप हो जाना कि हमारी समस्या का ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। दिस इज कॉल्ड स्टेजेस ऑफ इल्यूमिनेशन। जी सर। आप लोगों ने पढ़ी होगी, आहा मोमेंट बोल सकते हैं सर, आहा मोमेंट या यूरेका फ्रेंड्स में जो हुआ था। यस, आहा मोमेंट, गुड, इट्स अ गुड आहा मोमेंट। सो यूरेका नहीं, यूरेका एक्चुअली साइंस में, हाँ, साइंस में
जो उन्होंने, क्या नाम था उनका भाई, उत्प्लावन, आर्किमिडीज, राइट। वंस अपॉन अ टाइम आर्किमिडीज बेसिकली क्या कर रहे थे, नहा रहे थे एक्चुअली में, नहीं जी, नहा रहे थे ना सर? जी जी, में, बाथ में, जी सर, जी सर, बाथ में नहा रहे थे, टब में नहा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि जितना डुबकी लगा रहे हैं हम, उतना ही प्रेशर से वो डुबकी क्या कर रही है, ऊपर की तरफ, जी ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, वो बॉयंसी फोर्स, जी बॉयंसी फोर्स, वो ऊपर की तरफ उतना ही फोर्स लगा रहा है। तो वो एक्चुअली में यही उत्प्लावन बल का कॉन्सेप्ट बना, अर्थात अचानक से ध्यान में आ गया। दैट्स वाई उन्होंने कहा यूरेका मिल गया, अर्थात उत्प्लावन बल की खोज मिल गई, है ना। सो आहा मोमेंट, दिस इज कॉल्ड स्टेजेस ऑफ इल्यूमिनेशन। अचानक से सॉल्यूशन निकल जाना, अचानक से सॉल्यूशन आ जाना। अब ये नहीं है कि अचानक से सूतल है निकल जाएगा इल्यूमिनेशन, नो, it's not an unconscious process, it is a very conscious process. Already we are working on the stages of preparation, incubation, and now that we are in the processing of illumination, and that's why this is called a very consciousness process, not an unconscious process. So stages of illumination से अचानक से जो आइडियाज आपके पास बहुत सारे इंक्यूबेशन के स्टेज में, आप डेप्थ में गए थे, गहराई में गए थे, जानने की कोशिश कर रहे थे, छेड़ने और समझने की कोशिश कर रहे थे, उसमें से अचानक आपके पास आइडियाज निकल करके आ जाएंगे कि आपकी समस्या का ये सॉल्यूशन होगा। एंड दिस इज कॉल्ड स्टेजेस ऑफ इल्यूमिनेशन, also called stages of insight developments, also called aha moments of the events actually. Okay, जहां पे आपको प्लीजर प्रिंसिपल महसूस होगा, खुशी और आनंद की अनुभूति महसूस होगी। जाहिर है कि किसी समस्या का समाधान मिला है, नहीं किसी समस्या का समाधान मिला है तो खुश तो होंगे। एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड स्टेजेस ऑफ इल्यूमिनेशन। और लास्ट स्टेज है वो है आपका स्टेजेस ऑफ वेरिफिकेशन। जाहिर है कि जो आपको इल्यूमिनेशन में जो आइडियाज मिले, जो कॉन्सेप्ट मिला, जो आइडियाज मिला, वो एक्चुअली में वही सॉल्यूशन आया कि नहीं जो हमारा प्रॉब्लम था। जिस प्रॉब्लम के हल के लिए या सॉल्यूशन के लिए हम गए थे, एक्चुअली में वही सॉल्यूशन का हल मुझे मिला या नहीं मिला, इसको हम स्टेजेस ऑफ वेरिफिकेशन कहते हैं। इज ओके? स्टेजेस ऑफ वेरिफिकेशन कहते हैं। इज ओके? जी। So Yes, sir. Yes. This is called a stages of verification. Now I am concluding the session that creativity has 4 aspects. That means fluency, Flexibility, flexibility, or originality, originality and elaboration. originality and elaboration. Elaboration. Creativity has